हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे जो आपका जीएसटी है, जीएसटी की यूनिट 1 के बारे में। तो चलिए यूनिट 1 देखते हैं, एकदम बेसिक इजी लैंग्वेज में इसको समझेंगे। तो आपको यूनिट 1 है स्ट्रक्चर, रीजन्स एंड एग्जेम्पशंस। तो इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं आपके सामने, इन सबको हम इन डिटेल पढ़ेंगे एंड विद इन सुपर ईजी लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे ताकि आप सबको ईजिली समझ आ जाए। तो इसके बेसिक के लिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ टैक्स। टैक्स क्या होता है? तो a tax is a monetary burden imposed upon individuals or property owners to finance the government's expenditure of public welfare. तो टैक्स क्या होता है? एक मॉनिटरी बर्डन होता है, मतलब पैसे, मॉनिटरी मतलब पैसे के टर्म्स में। तो एक मॉनिटरी बर्डन होता है इम्पोज अपॉन इंडिविजुअल्स या फिर प्रॉपर्टी ओनर्स, या तो लोगों पे इम्पोज होता है या फिर बिजनेसेस पे इम्पोज होता है टू फाइनेंस द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को बिजनेस, जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको फाइनेंस करने के लिए। अ टैक्स इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन बट अ मैंडेटरी चार्ज imposed by a competent government body under the power of some law or statute. तो टैक्स होता है वॉलंटरी, नहीं होता। अगर हमें टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पे करना है, तो वो तो पे करना ही है, इसमें मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो इट इज़ अ मैंडेटरी चार्ज होता है टैक्स। अब आगे हम बात करते हैं वाई आर टैक्सेस लिवीड। तो टैक्सेस लिवीड, हमें टैक्स क्यों देने पड़ते हैं? टैक्सेस आर द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो सोर्स होता है रेवेन्यू का, वो मेजरली टैक्सेस से आता है। और टैक्स, जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हमारे वेलफेयर एक्सपेंसेस में लगाएगी, जैसे डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट लगाएगी। और काफ़ी सारी और फैसिलिटीज़ में लगाएगी, जैसे रोड्स बनाने में, डैम्स बनाने में, एक्सेट्रा। तो टैक्सेस आर लिवीड एंड कलेक्टेड टू फुलफिल द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए टैक्सेस होते हैं। अब टैक्स के टाइप्स के बारे में बात करें तो मेनली डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दो टाइप होते हैं इसके। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज़ इम्पोज डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर एंड पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। अब जैसे इनकम टैक्स हो गया तो मेरे ऊपर ही होगा एप्लीकेबल, और मेरे को ही पे करना है गवर्नमेंट को। इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। अब मेरे को ही पे करना है तो और कोई तो पे करेगा नहीं, तो उसका बर्डन भी शिफ्ट नहीं हो सकता। इट इज़ बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। हायर इनकम अर्नर्स पे हायर रेट्स ऑफ टैक्सेस। आपको जैसे टैक्स स्लैब तो पता होगा, जैसे क्या होता है, अंडर 12 लाख किसी को कोई पेमेंट नहीं करनी। 12 लाख से हो सकता है 15 लाख, या फिर आगे जितना भी अमाउंट बढ़ता है उनमें 10% करना हो, उससे ज़्यादा हो तो 20% टैक्स देना हो। तो वही, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही हो तो उतना उतना टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? द टैक्स पेयर इज जस्ट अ मीडिएटर। द टैक्स बर्डन इज पास्ड ऑन एवरी स्टेज टिल इट रीचेज द कंज्यूमर। तो टैक्स पेयर होता है वो जस्ट मीडिएटर होता है। नो, टैक्स बर्डन होता है पास ऑन हर एवरी स्टेज पे, टैक्स बर्डन जो होता है पास होता है। अब जैसे कोई मैन्युफैक्चर गुड्स बना रहा है तो उसको भी हो सकता है जीएसटी पे करना पड़े। तो उसके बाद क्या होगा? मैन्युफैक्चर जो है होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, तो रिटेलर जो के बाद देगा फाइनली कंज्यूमर को। तो जो टैक्स बियर करता है ना फाइनली, तो वो होता है कंज्यूमर। द टैक्स बर्डन इज पास ऑन एवरी स्टेज टिल इट रीचेज द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर तक, कंज्यूमर फाइनल बंदा है जो हमारा प्रोडक्ट लेगा और उसके लिए जीएसटी भरेगा। बाकियों को जीएसटी नहीं, बाकियों को भरना होता है जीएसटी, बट वो दे कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो टैक्स बर्डन होता है वो पास होता रहता है और जो फाइनली कंज्यूमर को ही टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद द इंसिडेंस इज बॉर्न बाय द कंज्यूमर्स वाइल द इमीडिएट लाइबिलिटी में फॉलो अनदर पर्सन, मैन्युफैक्चर सर्विसेज। ये भैया हम बाकी लाइबिलिटी उन पर हो सकती है, बट एट द एंड पे कंज्यूमर को करना है। इट इज एग्रेसिव इन नेचर, नॉट बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। अब जैसे कोई गुड्स मैं खरीद रहा हूँ, अगर मैं कोई सा भी फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ के कोई भी गुड खरीदता हूँ, उस पर अगर 18% जीएसटी है तो मेरे को 18% ही देना है, चाहे मेरी इनकम कुछ भी हो। तो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। एंड देन बात करते हैं ऑल कंज्यूमर बियर बर्डन इक्वली रिगार्डलेस ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। सबको वही, अब कोई चीज़ मार्केट में हम लेने जाएंगे तो सबके लिए सेम है, सबके लिए उतना जीएसटी है। लिविड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडर प्रिविलेज और राइट, नॉट ऑन इनकम प्रॉपर्टी। इनकम प्रॉपर्टी में नहीं लगता और ये इन सब चीज़ों में लगता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रिविलेज और राइट्स। अब इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। टैक्स लिविड डायरेक्टली ऑन इनकम वेल्थ, इनकम में वेल्थ पर डायरेक्टली लगता है ये। टैक्स लिविड ऑन गुड्स एंड प्राइस पे होता है, गुड्स ये गुड्स और सर्विस के अंदर ये लिया जाता है। इसके होते हैं इम्पैक्ट और इंसिडेंस होता है, सेम पर्सन भी होता है, ये ट्रांसफर होता है डिफरेंट पर्सन टू पर्सन होता जाता है ये वाला। एंड देन लिविड ऑन इनकम वेल्थ होता है, इट इज़ लिविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद नो शिफ्टिंग ऑन बर्डन, क्योंकि मेरे को पे करना है, मेरे को ही करना पड़ेगा। इसके अंदर बर्डन शिफ्ट होता रहता है टिल कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए।
उसके बाद टाइम ऑफ कलेक्शन बात करें, कलेक्टेड ऑन ईयरली बेसिस, साल में एक ही बार टैक्स भरना पड़ता है। और कलेक्टेड एट टाइम ऑफ सेल ऑफ परचेज, अब जैसे मैं कोई से भी गुड्स ले रहा हूँ, कार ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो कार में मेरे को जितना जीएसटी बनता है वो उसी टाइम पे करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बाइक ले रहा हूँ तो बाइक पे भी उसी टाइम पे करना पड़ेगा। तो जब जब मैं परचेस करूँगा उस हिसाब से जीएसटी होता रहेगा। तो प्रिंसिपल होता है बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे, में जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, जितनी कम उतनी कम टैक्स। इट इज़ बेस्ड ऑन बेनिफिटर शुड पे, इट इज़ लाइक जितना सबका सेम टैक्स रहेगा इसके अंदर। इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर, इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। दिन बात करते हैं इनकम टैक्स हो गया इसका एग्जाम्पल, वेल्थ टैक्स हो गया, और ये फॉरेन इनकम और एसेट्स वगैरह वगैरह हो गए। उसके बाद जीएसटी और कस्टम ड्यूटी हो गया इसका इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ जीएसटी। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस लाइक वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम। तो जीएसटी होता है एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है, सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। तो इसने काफ़ी सारे टैक्स को रिप्लेस किए, जैसे वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया, एक्सेट्रा। तो जीएसटी इज अप्लाइड ऑन एवरी स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन एंड इज फाइनली बॉर्न द एंड कंज्यूमर। तो एंड कंज्यूमर जो है हर स्टेज पे जीएसटी लगता है, बट एट द एंड जिसको बॉर्न करना है वो है कंज्यूमर, जिसको पे करना है वो कंज्यूमर हो गया। इट इंश्योर्स स्मूथ टैक्स कलेक्शन विद क्रेडिट बेनिफिट्स एट ईच स्टेप। तो हर ईच स्टेप पे जो होते हैं वो ये बेनिफिट्स मिलते हैं, क्रेडिट बेनिफिट्स मिलते हैं मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को और होलसेलर को। दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे मैंने मेंशन किया था ऊपर। तो वही क्रेडिट बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, वो रिफंड एक तरीके से मिल सकता है काफ़ी हद तक। उसके बाद इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ वन नेशन वन टैक्स। तो आइडिया क्या होता है, पूरे इंडिया में अगर एक हमारी कंट्री है तो एक टैक्स होना चाहिए, बिल्कुल। तो यही है वन नेशन वन टैक्स। बाई क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम अक्रॉस इंडिया, यूनिफॉर्म मतलब पूरा इंडिया के लिए कॉमन टैक्स हो गया। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग कन्फ्यूजन एंड इम्प्रूव्स कंप्लायंस। तो कन्फ्यूजन कम होगी क्योंकि एक स्टेट से हमको दूसरे स्टेट में और कुछ लेना है तो दोनों स्टेट में सेम टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं यहाँ पे कोई वैट ले रहा है, यहाँ पे कोई एक्साइज ड्यूटी कर रहा है, यहाँ पे कोई और कर रहा है तीसरे स्टेट में, तो फिर इतनी कन्फ्यूजन होती है, तो वो भी नहीं होगी वन नेशन वन टैक्स से। जीएसटी डज नॉट अप्लाई टू एल्कोहलिक लीकर। तो एल्कोहलिक लीकर हो गई, इस पर जीएसटी नहीं लगता, और जीएसटी इन सब पर भी नहीं लगता, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एटीएफ, नेचुरल गैस पे, इन सब पे अभी भी वैट लगता है काफ़ी जगहों पे। बट मे बी फ्यूचर के अंदर जीएसटी आ जाए, बट एज ऑफ नाउ वैट ही है। अब बात करते हैं व्हाट मेक्स जीएसटी सो स्पेशल। तो जीएसटी रिमूव्स द कैस्केडिंग इफेक्ट, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स, रिड्यूसिंग द फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसा नहीं होता, पहले क्या होता था, वैट होता था, तो वैट के अंदर क्या होता है, अगर आपको एक गुड है तो उसमें मान लो 20% एक्साइज ड्यूटी लग गई उस पर। अब क्या होगा, 20% एक्साइज ड्यूटी लग गई, उसके बाद मान लो कि 15% वैट और लग गया उस पर, तो गुड्स की प्राइस जो उतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी क्योंकि टैक्स पे टैक्स लग रहा है। तो अब जीएसटी से ऐसा नहीं होता। इट इंश्योर यूनिफॉर्म टैक्स रेट अक्रॉस ऑल स्टेट्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। यूनिफॉर्म मतलब सेम टैक्स होगा थ्रू आउट इंडिया। जीएसटी रिप्लेसेस मैनी डायरेक्ट टैक्सेस मेकिंग द सिस्टम सिंपल। काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, उनको रिप्लेस कर दिया क्योंकि एक ही टैक्स हो गया, उससे एक टैक्स हो गया तो सिस्टम सिंपल हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया और एफिशिएंट हो गया। इट रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड टैक्स डिस्प्यूट्स। अब टैक्स ये जो होता है टैक्स डिस्प्यूट्स होता है, अब ये क्या होता है कि मान लो कोई दूसरे स्टेट में कोई है, तो कोई मतलब काफ़ी सारे लोग हैं तो वो टैक्स के लिए बोलेंगे कि हमारा स्टेट में इसमें हमें दिक्कत आ रही है, इस टैक्स में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ आ रही है। अब जीएसटी है, यूनिफॉर्म है, तो वो चीज़ कोई टैक्स डिस्प्यूट नहीं होगा, कम हो जाएंगे। इट ट्रांसपोर्ट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय स्टैंडर्डाइजिंग प्रोसेसेस एंड मेकिंग इंटरस्टेट ट्रेड हैसल फ्री। जो इंटरस्टेट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो हैसल फ्री ईजिली हो जाता है। जीएसटी टेक्नोलॉजी ड्रिवन विद ऑनलाइन सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन। अब अगर रजिस्ट्रेशन करना है जीएसटी के लिए तो ऑनलाइन कर सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड टैक्स कलेक्शन। ट्रांसपेरेंसी और टैक्स कलेक्शन में इट इज़ हेल्पफुल। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ नीड फॉर जीएसटी या फिर लिमिटेशंस क्या हो गए ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, तो पुराना इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसका। तो पहली बात होता है, पहली नीड इसकी जीएसटी की है, ये है डबल टैक्सेशन ऑन ट्रांजैक्शन। अब कोई भी ट्रांजैक्शन इन द ओल्ड सिस्टम सम ट्रांजैक्शन वर टैक्स्ड ट्वाइस, once as goods and against as services. This happened because it was hard to clearly separate goods from services. Example हो गया होटल सर्विसेज हो गया, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन वर्क वो टैक्स अंडर बोथ वैट फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर सर्विसेज। तो ये क्या होता था पहले के टाइम में, क्या होता था कि जो गुड्स होते थे उनको और सर्विस होते थे तो उनको दोनों को अलग अलग टैक्स किया जाता था, दोनों के लिए कॉमन हो गया, जीएसटी हो गया, डबल टैक्सेशन नहीं होता। अब कैस्केडिंग इफेक्ट कर टैक्स ऑन टैक्सेस, जैसे हमने ऊपर बात की थी, टैक्सेस वर चार्ज ऑन टॉप ऑफ अदर टैक्सेस मेकिंग गुड्स मोर एक्सपेंसिव। जब जैसे बात करते हैं वैट वॉज चार्ज एट द वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस एक्साइज ड्यूटी इफ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 1000 रुपीज़। अब जैसे 1000 रुपये गुड्स की कॉस्ट है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गई, सपोज 20% एक्साइज ड्यूटी लग गई, अब वैट भी लगेगा, उस पर वैट लगेगा 5%। देन वैट
₹1200 पे लगेगा, तो दैट इज ₹60 वैट लग गया, 1200 पे 5% करके, टोटल प्राइस पड़ गया 1260। अब मीनिंग यू हैव टू पे टैक्स ऑन टैक्स, दैट इज कैस्केडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम्स विद CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। CST was an origin-based tax, meaning tax revenue went to the seller state, not buyers. Also, dealers could not get credit for CST paid on purchases, which caused extra tax burden. तो CST क्या होता है, मीनिंग टैक्स रेवेन्यू जो होता है उसका वो सेलर के स्टेट को होता है, जिस स्टेट में हम जो बिजनेस है वो बेच रहे हैं वहाँ पे, बायर के स्टेट पे नहीं होता। तो डीलर कुड नॉट गेट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेजेस, उनको टैक्स क्रेडिट मिलने में मुश्किल होती थी, विच कॉज एक्स्ट्रा बर्डन होता था। अब फॉर एग्जांपल अ डीलर इन दिल्ली बाइज गुड्स फ्रॉम हरियाणा। अब डीलर होता है जैसे बिजनेस हरियाणा से गुड्स खरीद रहा है दिल्ली वाला, 5000 के गुड्स हैं प्लस 2% CST हो गया, तो दैट इज ₹100 का हो गया, 1500 हो गए। देन सेल्स इन डेली फॉर 6000 विद 10% वैट। उसके बाद जैसे डीलर जो है डेली का है, वो गुड्स खरीदा हरियाणा से, और वो एक गुड्स खरीद के वो दिल्ली में बेच रहा है, वो 10% वैट लगा के। द डीलर कांट एडजस्ट द ₹100 CST पेड, सो ही हैज़ टू पेड फुल 600 वैट। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, डीलर जो है जिसने गुड्स खरीदना है ₹100 लगा के, जो CST लगा के गुड्स खरीदे इसने हरियाणा वाले से, अब वो उसका क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अब ₹600 जब फाइनली जब 6000 का गुड्स बेच रहा है, उस पर 10% वैट दे रहा है, तो ₹600 का दे रहा है। उसने पहले भी ₹100 दिए थे, पहले यहाँ पे उसने ₹100 दिए थे, अब वो 600 दे रहा है सेम चीज़ के लिए। अब ये क्या बात हुई, अब देखोगे ना ₹600 जब वो फाइनली गुड्स तो बेच उसके लिए दे रहा है, तो ₹100 क्यों देगा वो। तो ₹100 का हमें क्रेडिट मिल जाता है GST के अंदर, बट इसके अंदर भी होता है, यही प्रॉब्लम थी CST की, इसमें मिल ही नहीं सकता हमको। तो दैट इज़ द मेन इशू कि ₹100 एडजस्ट हो ही नहीं सकते थे, तो पूरा उसको ₹600 वैट देना पड़ता। अब नेक्स्ट पॉइंट है नो सेट ऑफ बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस। तो बेसिकली सेंट्रल टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल टैक्स हुआ करते थे, कुड नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट स्टेट वैट बिकॉज दे वर कलेक्टेड बाई डिफरेंट अथॉरिटीज़। तो उसको होता है अलग अलग अथॉरिटीज़ वैट लेते थे या फिर और कोई टैक्स लिया करते थे, तो उसमें काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, तो उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते थे, एडजस्ट नहीं हो पाते थे। ये सब सेंट्रल टैक्सेस वर्सेस स्टेट टैक्सेस एडजस्ट नहीं हो पाते थे। देन बात करते हैं मल्टीपल लोकल टैक्सेस नॉट कवर अंडर वैट। लोकल टैक्सेस लाइक लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और आउटसाइड वैट। बिजनेसेस कुड नॉट सेट ऑफ क्रेडिट्स ऑफ दीज टैक्सेस अगेंस्ट देयर वैट, लाइबिलिटी लीडिंग टू एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो वही है, वैट के अगेंस्ट काफ़ी और भी टैक्स हुआ करते थे, जैसे ये हो गया, ये दोनों हो गए, तो उनको लग्जरी टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, तो उनको वही एडजस्ट नहीं किया जा सकता वैट की तरफ, तो उनको ये भी बिजनेसेस को ये भी पे करना है और वैट भी पे करना है। No integration between VAT and services tax. VAT was only on goods and services. Goods and services tax were only on services. VAT जो था वो सिर्फ goods पे था और service tax था सिर्फ services पे। ठीक है, तो this lack of integration meant taxes were paid twice on certain transaction. तो कुछ ट्रांजेक्शन होती थी जिसमें twice, दो बार ही टैक्स पे करना पड़ता था, क्योंकि वैट तो इसके लिए था और कुछ बाकी इसके लिए थे, तो दोनों कुछ कैटेगराइज, जो कुछ चीज़ें कैटेगराइज नहीं हो पाती एक पर्टिकुलर चीज़ में, तो उसको दोनों जगह में मान लिया जाता था पहले, सर्विस टैक्स पे वैट भी। उसके बाद नो क्रेडिट और सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडर्स कुड नॉट क्लेम क्रेडिट फॉर सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स पे। तो पहले होता था जैसे सेंट्रल एक्साइज हो गई, सर्विस टैक्स हो गए, इन पर क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाते थे डीलर्स, जो कि आप GST के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं रैशनल ऑफ GST। GST इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स होता है। GST होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता है। इट इज़ लिवीड ऑन द मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कहाँ का लगता है, ये इन सब जगह लगता है, मैन्युफैक्चर, सेल एंड सर्विसेज पे। GST ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूस चेंज ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। अब टैक्स क्रेडिट मिल जाते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू पॉइंट ऑफ सर्विस, जब रिटेलर तक। अब जैसे मैन्युफैक्चर जो है, जैसे ही मैन्युफैक्चर है, ये गुड्स बना रहा है, तो इसको भी ये भी GST भरेगा, तो इसको भी GST का क्लेम मिल सकता है। और ये जो सेल करेगा, मतलब रिटेलर हो गया, तो रिटेलर को भी मिल सकता है। और इनके बीच में कोई अगर होलसेलर भी है तो होलसेलर को भी मिल सकता है। और एट द एंड कंज्यूमर को अब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। कंज्यूमर को नहीं मिलता कोई टैक्स क्रेडिट, तो ये टैक्स क्रेडिट जो है ये इन सबको मिल जाता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू पॉइंट ऑफ सर्विस, मे प्रोवाइडेड मेकिंग रिटेलर्स लेवल देयर बट टैक्सिंग ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच सेट ऑफ द सप्लाई चेन। तो जो भी टैक्स लगता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का ₹100 टैक्स लगा, उसके बाद रिटेलर का ₹50 लगा, तो उनको उनका मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, और एट द एंड जो कंज्यूमर होगा ₹150 का उसका टैक्स बनेगा, तो उसको पूरे पे करना है। नेक्स्ट है
The supplier at each stage is permitted to avail credit of GST paid on the purchase of goods and or services and set off this credit against GST payable on supply of goods and services to be made by him. तो जो सप्लायर होता है हर स्टेज का परमिटेड टू अवेल क्रेडिट ऑफ जीएसटी, जो जीएसटी का क्रेडिट होता है, क्रेडिट पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, तो परचेज ऑफ गुड्स पे जो जीएसटी होता है उसको सेट ऑफ कर सकता है अगेंस्ट जीएसटी पेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। जो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है उनमें वो सेट ऑफ हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ओनली फाइनल कंज्यूमर बियर्स द टैक्स चार्ज बाय द सप्लायर। सिंस ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज टैक्स एंड जीएसटी, देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स। तो कैस्केडिंग इफेक्ट इसका नहीं होता, क्योंकि जो फाइनल इफेक्ट है क्योंकि सिंस ओनली द वैल्यू एडेड ईच स्टेप इज टैक्स एंड द जीएसटी के अंदर देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स होता है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता अंडर जीएसटी। जीएसटी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज एंड थस दीज टू आर टैक्स एट सिंगल रेट। तो इनमें जीएसटी दोनों जगह के लिए होता है, अनलाइक वैट जो सिर्फ गुड्स के लिए हुआ करता था, तो इसमें द टू आर टैक्स एट सिंगल रेट, तो दोनों का सिंगल रेट में टैक्स होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं जीएसटी के। फर्स्ट है सीजीएसटी। तो सीजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इट इज़ लिवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट में कर रहे हैं तो उसी स्टेट में ही करें, तो उससे लिए सीजीएसटी लिवीड होता है। सीजीएसटी भी एंड एसजीएसटी भी। सीजीएसटी लिवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है लिवीड। उसके बाद ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद सेम स्टेट, जो सेम स्टेट के अंदर होते हैं वो होते हैं सीजीएसटी। लाइक कर्नाटका में अगर प्रोडक्शन है तो खरीद भी कर्नाटका में ही रहे हैं, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ कि आप कि अपने खुद के स्टेट में कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सीजीएसटी वर्क्स अलोंग साइड एसजीएसटी और यूजीएसटी। तो सीजीएसटी क्या होता है, वो या तो एसजीएसटी के साथ चलता है या फिर यूटीजीएसटी के साथ चलता है, फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जांपल सेल अगर एक स्टेट में हो रही है, एक स्टेट टू स्टेट ही हो रही है, तो फिर एक तो टैक्स होता है वो स्टेट सीजीएसटी होता है वो गवर्नमेंट को जाएगा, और जो साथ में एसजीएसटी होता है तो वो स्टेट को चल जाएगा, और या अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी चल जाएगा। तो ये चीज़ होती है कि इसके साथ इन दोनों के साथ चलता है। उसके बाद होता है द रेवेन्यू फ्रॉम सीजीएसटी गोज डायरेक्टली टू सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट। तो सीजीएसटी का रेवेन्यू सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो सीजीएसटी कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड यूजुअली इक्वल्स हाफ ऑफ द जीएसटी रेट फॉर इंट्रा स्टेट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी अगर 18% है तो सीजीएसटी को 9% मिलेगा, एसजीएसटी को 9% मिलेगा, टोटल बैलेंस हो जाता है इसके अंदर। बाकी ये सिंपल ही है। इसके अंदर देखें एसजीएसटी भी सेम चीज़ है जो पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पढ़ी थी, और वही अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट होता है, सब सेम स्टेट में होता है। इट अप्लाइज ओनली टू इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में अप्लाई होता है, बायर एंड सेलर इन द सेम स्टेट, जब बायर सेलर सेम स्टेट में होते हैं। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम एसजीएसटी गो डायरेक्टली टू रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाता है इसका सारा। एसजीएसटी चार्ज अलॉन्ग विद सीजीएसटी के साथ चार्ज होता है। उसके अंदर ये वाला जो एसजीएसटी है भी यूटीजीएसटी के साथ चार्ज नहीं होता, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट होगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यूनियन, कुछ अगर यूनियन टेरिटरी हो गई तो एसजीएसटी जो है वो सीजीएसटी के साथ ही जाएगा हर बारी। तो वही इसके ना हाफ हो जाएगा, 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। अब आईजीएसटी के बारे में बात करें, आईजीएसटी तो अब लगता है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, दैट इज़ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम कोई। अब महाराष्ट्र से अगर कोई गुजरात में कर रहा है तो उसमें आईजीएसटी लगेगा, ठीक है, अप्लाइज टू, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी भी लगेगा और आईजीएसटी भी लग जाएगा। उसके बाद आईजीएसटी रिप्लेसेस बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। सॉरी, पहले सीजीएसटी नहीं लगेगा, पहले सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। उसके बाद जो है आईजीएसटी रिप्लेसेस बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इंस्टेड ऑफ चार्जिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेपरेटली। तो इन दोनों को सेपरेटली चार्ज करने की जगह आईजीएसटी चार्ज है सिंगल टैक्स। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों टैक्सेस होते हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं बाय आईजीएसटी। तो उससे काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है। द रेवेन्यू कलेक्टेड इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट। तो डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट जो होती है और सेंट्रल में वो शेयर हो जाता है उसका आईजीएसटी का रेवेन्यू। तो इसका मतलब होता है जिस स्टेट में उसकी गुड्स या सर्विसेज जो हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं, डेस्टिनेशन का मतलब। उसके बाद आईजीएसटी इज कैलकुलेटेड और फुल जीएसटी रेट एप्लीकेबल टू गुड्स और सर्विसेज सोल्ड इंटर स्टेट। तो अगर जीएसटी रेट अगर 18% है तो आईजीएसटी भी एंटायर 18% ही बनेगा। इफ़ अ बिजनेस इन कर्नाटका सेल्स मशीनरी वर्थ 1 लाख टू अ बायर इन तमिलनाडु विद 18% जीएसटी, आईजीएसटी 18,000 बनेगा, दैट इज़ 1 लाख का 18%, ठीक है।
यही था। यूटी जीएसटी भी होता है, सेम चीज़ होती है जैसे हमने ऊपर पढ़ा। इट्स कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट लगाती है इंट्रा स्टेट पे, मतलब यूनियन टेरिटरी उसी यूनियन टेरिटरी के अंदर ही, दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली के अंदर ही होगा। फॉर शॉप इन दिल्ली, सेकंड पॉइंट है ट्रांजेक्शन हैपनिंग विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी होता है। अगर दिल्ली की दुकान से बेच रहे हैं तो दिल्ली की दुकान में ही खरीद रहे हैं। तो ना रेवेन्यू ऑफ यूटी जैसे को डायरेक्टली रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट में जाता है सीधा उनका रेवेन्यू। अब ये चार्ज होते हैं CGST के साथ चार्ज होता है। अगर 18% CGST है, 18% GST रेट है तो 9% CGST, 9% यूटी GST। यहाँ पे GST रेट देख सकते हो जहाँ पे 0% GST किन किन गुड्स के लिए, एसेंशियल गुड्स हो गए लाइक फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह हो गए। 5% GST हो गया एडिबल ऑयल शुगर जैसे गुड्स के लिए। 12% हो गया प्रोसेस फूड्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन के लिए। 18% हो गया जैसे TVs हो गए, ACs हो गए। एंड 28% हो गया लग्जरी आइटम्स के लिए, टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए। फॉर इंटर स्टेट सेल्स CST स्प्लिट इक्वली बिटवीन CGST एंड SGST, और इंटर स्टेट में IGST होता है जो कि फुल 18% फुल लेगा। अब देखते हैं GST काउंसिल क्या होता है। What is GST Council? The GST Council is a constitutional authority established under Article 279A. It was created to design, implement, oversee GST फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो GST को फ्रेमवर्क जो होता है GST जैसे मॉनिटर करना, उसके बारे में देखना, तो वही होता है GST काउंसिल का काम। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी है। द काउंसिल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग हार्मनी बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पीस बनी रहे तो उसके लिए भी होता है मेन। तो अब इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं तो GST काउंसिल चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, इसके अंदर यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं। अदर मेंबर्स इंक्लूड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर फाइनेंस एंड द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर्स। तो ये सब इसके पार्ट होते हैं। दिस इंक्लूसिव स्ट्रक्चर इंश्योर्स ऑल स्टेक होल्डर्स हैव अ वॉइस। तो इसमें ये इंश्योर करता है कि जो भी इससे रिलेटेड हैं इस GST से, तो उन सबकी एक आवाज़ हो, सब अपने बारे में अपने व्यूज़ अपने थॉट्स बोल सकें। तो की फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ GST काउंसिल में बात करें, रिकमेंडेशन ऑफ टैक्स रेट्स एंड स्लैब्स। तो ये टैक्स स्लैब्स जो हैं, जैसे इसके लिए 0% GST होना चाहिए, इसके लिए 5%, इसके लिए 12%, तो वो रिकमेंड करता है कि क्या टैक्स रेट भी होना चाहिए, 12% होना चाहिए, और किन गुड्स के लिए होना चाहिए। एग्जाम्पशन स्पेशल केसेस, जैसे कुछ गुड्स होते हैं उन पर टैक्स लगना नहीं चाहिए या फिर दूसरों से कम लगना चाहिए, तो एग्जाम्पशंस के लिए भी होता है ये। देन प्रोसीजरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ के लिए द काउंसिल एडवाइसेस द रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर नेसेसरी फॉर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन। जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इनको स्मूथली करने के लिए, GST कलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इनके सेंट्रल स्टेट में कुछ दिक्कत हो रही है तो उसको भी सॉल्व करने के लिए होता है। अमेंडमेंट एंड अपडेट, द काउंसिल हैज़ द पावर टू सजेस्ट अमेंडमेंट्स इन GST लॉज टू कीप अप विद इकोनॉमिक चेंजेस एंड चैलेंजेस। ये इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए भी हो गया, ये चेंजेस के लिए भी हो गया। फोर्थ इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो GST फॉलोज अ वोटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है, GST काउंसिल जो होते हैं एक वोटिंग बेस्ड सिस्टम लेती है। तो सबकी एक बराबर मेजॉरिटी के अंदर, वेटेड मेजॉरिटी हो, मतलब सबके पास अपना राइट हो वो चीज़ अपने वोट करने का, कि आप उसके फेवर में हो अगेंस्ट में हो किसी भी चीज़ के। तो द वोट ऑफ स्टेट्स टुगेदर कैरी 2/3 ऑफ द वेटेज। जो स्टेट्स के वोट होते हैं वो 2/3 वेटेज कैरी करते हैं, वाइल द सेंटर हैज़ 1/3। सेंटर के पास 1/3 पावर है। फॉर अ डिसीजन टू पास इट रिक्वायर्स एट लीस्ट और 3/4 मेजोरिटी। 3/4 मतलब 75% मेजोरिटी होनी चाहिए। अब जैसे GST में 2/3 हो गया, मतलब 66% पावर तो स्टेट के पास हो गई और 33% पावर हो गई सेंटर के पास। अब कोई भी हम चाहते हैं, कोई भी हमारा कुछ पास हो जाए इसके अंदर, तो मिनिमम 3/4 चाहिए, दैट इज 75% चाहिए। 75% आएंगे तभी इसमें कुछ हो पाएगा, कोई इम्प्लीमेंट हो पाएगी पॉलिसी। तो दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की इंपॉर्टेंस काफ़ी है इसके अंदर। Significance of the GST Council. The GST Council is vital for India's federal structure, balancing the financial interests of both center and states. It promotes cooperative decision making and helps avoid conflicts that could disrupt the country's tax system. Conflicts को avoid करने में हेल्प करता है जो कंट्री के टैक्स सिस्टम को दिक्कत कर सकते हैं यहाँ पे। जब से फॉर्म हुआ 2017 में फॉर्म हुआ था, द काउंसिल हैज़ रेगुलरली मेट टू फाइन ट्यून्स GST पॉलिसीज़। काफ़ी सारी GST पॉलिसीज़ नहीं है, रेट्स काफ़ी एडजस्ट करें हैं, और एडस इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस काफ़ी एडजस्ट किए हैं इन्होंने जब से फॉर्म हुए थे, 2017 में हुए थे उसके बाद से। देन बात करते हैं GST नेटवर्क। द GST नेटवर्क इज अ टेक्नोलॉजी सिस्टम दैट पावर्स GST इन इंडिया। इट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो मैनेज करती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म GST का, जो GST का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो मैनेज करती है।
फॉर रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स पेमेंट एंड कम्प्लायंस, इन सब के लिए ये मेनली होता है. विदाउट GSTN दस GST सिस्टम वुड नॉट फंक्शन स्मूथली. अगर GST का नेटवर्क ही नहीं होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तो इसके अंदर काफ़ी सारी दिक्कत आएगी ऑफलाइन करने में. ऑफलाइन मोस्टली इसका काम ऑनलाइन ही होता है, तो GST नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब की फंक्शंस के बारे में बात करें GSTN के. व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन? हैंडल्स ये GSTN क्या करता है? इट हैंडल्स रजिस्ट्रेशन करता है, इशूज़ करता है, जैसे GSTIN होता है GST आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो ये सबका अलग अलग होता है. तो ये अलाउ करता है बिजनेसेस को टू अपलोड और कैंसिल रजिस्ट्रेशन. तो आपको अगर आप बिजनेसेस को अपने रजिस्ट्रेशन करना है, कैंसिल करना है, तो उसको अलाउ करता है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न फाइलिंग. प्रोवाइड्स फॉर्म्स लाइक GST R1, GST RBA वगैरह वगैरह, और भी काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं. तो ये क्या कहते हैं, रिटर्न फाइलिंग के अंदर सारे फॉर्म्स प्रोवाइड कर देता है. वहाँ पे फॉर्म भर के अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टैक्स पेमेंट एंड रिफंड्स. एनेबल्स ऑनलाइन टैक्स पेमेंट थ्रू द GST पोर्टल. GST पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन टैक्स भर सकते हैं, और इनकेस अगर कोई रिफंड है तो वो भी क्लेम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कंप्लायंस एंड फ्रॉड कंट्रोल. तो ये ट्रैक करता है ट्रांजैक्शंस टू डिटेक्ट टैक्स एवेजन. तो कोई टैक्स एवेजन नहीं हो तो इसलिए पूरा ट्रैक करता है जो ट्रांजैक्शन जो भी होती हैं. तो जनरेट्स अलर्ट इफ दे आर मिसमैचेस. तो अगर कुछ मिसमैच किया आपने जो रिटर्न फाइल करी उसमें, और जो इन रियलिटी में जो, तो उसको लिए फिर जनरेट्स अलर्ट. तो अलर्ट जनरेट कर देता है वो कि यहाँ पे दिक्कत है. उसके बाद बात करें ई-वे बिल जनरेशन. लिंक्ड विद ई-वे बिल सिस्टम टू ट्रैक गुड्स मूवमेंट हेल्प रिड्यूसेस टैक्स फ्रॉड. तो ये टैक्स फ्रॉड कम करने में हेल्प करता है. उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर के GSTN की 51% है प्राइवेट कंपनीज हो गई, और 49% हो गई गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो गया. तो इट इज़ मैनेज बाय टैक्स ऑफिसर्स, टेक एक्सपर्ट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स. ये सब लोग इसको मैनेज करते हैं. It is a digital backbone of GST, making tax process faster, transparent and less prone to fraud. तो ये टैक्स प्रोसेस जल्दी जल्दी रिटर्न फाइल करें, सब कुछ जल्दी ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम हो, घर बैठे बैठे आराम से, और जिसके अंदर कोई दिक्कत भी ना हो, तो फ्रॉड भी ये देखे. क्योंकि अगर कोई मिस्टेक करा है, इंटेंशनली कोई जान के करा, तो उसके जनरेट अलर्ट भी कर देता जनरेट, ताकि फ्रॉड ना हो पाए. इट हैंडल रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट एंड कंप्लायंस चेक्स ऑल इन वन प्लेस. अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म अंडर GST. So why was compensation needed? Before GST, states had the power to levy their own taxes like VAT and trade tax etc. But after GST was implemented, first law को implement हुआ था, states lost their independent taxation power and had to depend on GST revenue. पहले क्या होता था, स्टेट्स के पास काफ़ी सारी चॉइस होती थी. वैट हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया. ये सब स्टेट से इंप्लीमेंट करते थे, इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता था. अब गवर्नमेंट ने क्या लेके आई, GST लेके आया, तो GST में कॉमन यूनिफॉर्म टैक्स हो गया ऑल ओवर इंडिया. टू मेक स्टेट्स एग्री टू GST, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉमिस रेवेन्यू प्रोटेक्शन ऑफ 5 years. 2017 से 22 तक ये तो ओवर हो चुका है, बट रेवेन्यू प्रोटेक्शन ऑफ 5 years था. A guaranteed 14% ग्रोथ over their 2015-16 टैक्स रेवेन्यू. जब GST आया था, उससे पहले जो उनका टैक्स रेवेन्यू था, उसमें 14% एनुअल ग्रोथ की गारंटीड करी, गवर्नमेंट ने गारंटी करी. इफ GST कलेक्शन फेल शॉर्ट, सेंटर वुड कॉम्पनसेट. अगर इनकेस पूरा नहीं हो पाया, सेंट्रल उसको कॉम्पनसेट कर देगी. नेक्स्ट बात करते हैं हाउ वॉज कॉम्पनसेशन फंडेड. टू पे कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स, सेंट्रल इंड्यूस कॉम्पनसेशन सेस. तो कॉम्पनसेशन जो, अगर जैसे हमने देखा, अगर कोई स्टेट को अपना GST कलेक्शन फेल शॉर्ट कम मिलता है उसको, जितना GST चाहिए था, जितना GST उसका बनता था अकॉर्डिंग टू 14% ग्रोथ, तो वो उसमें हो जाएगी हमारी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कॉम्पनसेशन सेस बनाया गया. तो एक होता है चार्ज ऑन लग्जरी एंड सिन गुड्स. तो लग्जरी गुड्स हो गई जैसे वगैरह वगैरह, और जैसे कार्स हो गई, ये सब हो गया. और सिन गुड्स हो गए बाकी ये जो आपके सामने यहाँ से सिगरेट्स, पान मसाला वगैरह. उसके बाद नॉट शेयर विद स्टेट, यूज फॉर ओनली फॉर कंपनसेशन पेमेंट्स. तो ये इनका रेवेन्यू जो होता है कॉम्पनसेशन पेमेंट्स के लिए ही होता है मोस्टली. इनिशियली मेंट फॉर 5 years थ्रू दो एक्सटेंडेड इन सर्टेन सिचुएशंस. तो इनिशियली जो मेंट किया गया था 5 साल के लिए किया गया था, बट अब इट इज़ मे बी एक्सटेंडेड इन सर्टेन सिचुएशन. कुछ सिचुएशन में एक्सटेंड हो जाए ये भी. हाउ कॉम्पनसेशन वाज कैलकुलेटेड, बेस ईयर जो होता था 15-16 का. उसके बाद प्री GST रेवेन्यू पे 14% ग्रोथ होनी चाहिए. तो इफ स्टेट अर्न 100 करोड़, अगर स्टेट की टैक्स अर्निंग थी 15-16 के अंदर, तो 17-18 के अंदर 14% ग्रोथ मिला के 114 करोड़ होनी चाहिए. अब इस पर भी 14% निकालेंगे तो 130 करोड़ हो गए 18-19 में. सो तो ऐसे करते करते बढ़ाते रहेंगे. तो एक्चुअल GST कलेक्शन 120 करोड़. तो अगर इस साल में 130 करोड़ जहाँ पे बनती थी, वहाँ अगर 120 करोड़ के, तो 10 करोड़ का डिफरेंस जो आ गया, तो वही हो गया कंपनसेशन हो गया. तो वो 10 करोड़ का कंपनसेशन सेंटर पे करेगी. 2022 के बाद क्या हुआ, क्योंकि वो आप देखो आपने यहाँ पे कि ये यूजुअली था
2017 से 2022 के लिए था रेवेन्यू प्रोटेक्शन। तो 2022 के बाद क्या हुआ, कॉम्पनसेशन पीरियड एंडेड इन जून 2022। स्टेट्स नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल जीएसटी रेवेन्यूज, नो मोर गारंटी 14% ग्रोथ। तो 14% ग्रोथ की गारंटी नहीं है, क्योंकि पे वो 5 साल के लिए था रेवेन्यू प्रोटेक्शन के लिए, तो अब एक्चुअल जीएसटी रेवेन्यू जो आएगा वही स्टेट्स को मिलेगा। सम से डिमांड एक्सटेंशन बट सेंटर मोस्टली डिनाइड एक्सेप्ट फॉर टेम्परेरी कोविड सपोर्ट। तो कोविड के टाइम क्या हुआ, काफ़ी स्टेट्स को दिक्कत हुई, काफ़ी रेवेन्यू में काफ़ी इफेक्ट आया। तो उसमें कुछ स्टेट्स को कुछ टेम्परेरी सपोर्ट मिला था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। आपकी इशूज एंड चैलेंजेस हो गए, कोविड-19 क्राइसिस जो हुआ था 2000, कोविड-19 जो हुआ था 2021 में मोस्टली आता है इंडिया में, तो जीएसटी रेवेन्यू शार्पली डिक्लाइन हो गया। तो सेंटर बोरो किया, सेंटर ने 1.1 लाख करोड़ बोरो के दिए थे, तो कॉम्पनसेशन स्टेट्स, अब स्टेट्स को कॉम्पनसेशन देने के लिए इतने सेंटर ने बोरो किया और स्टेट्स को रीपे किया, और दैट इज टू बी रीपेड फ्रॉम फ्यूचर सेस कलेक्शन। तो जो फ्यूचर में सेस कलेक्शन होंगे वहाँ से रीपे किया जाएगा। उसके बाद है अनइक्वल बेनिफिट्स अमंग स्टेट्स। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जैसे हो गए गुजरात तमिलनाडु फेल्ट दे लॉस्ट मोर, कंज्यूमिंग स्टेट्स हो गए लाइक यूपी बिहार गेन मोर ड्यू टू आईजीएसटी स्ट्रक्चर। तो ऐसा होता था सब, जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हो गए जैसे गुजरात तमिलनाडु थे, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जीएसटी जनरेट हुआ करता था, और वहीं पे कंज्यूमिंग स्टेट्स होता था, वहाँ पे जीएसटी, वहाँ पे इन स्टेट्स को ज़्यादा मिलता था थ्रू आईजीएसटी स्ट्रक्चर के थ्रू, लाइक यूपी बिहार को ज़्यादा मिला करता था जितना वो अर्न करते थे। सेल्स कलेक्शन शॉर्टफॉल के बारे में बात करें, इन सम ईयर्स द सेल्स कलेक्टेड वाज नॉट इनफ लीडिंग टू डिलेज इन कंपनसेशन। कई बार होता था सेल्स जो कलेक्ट हुआ करता था वो इनफ नहीं होता था, तो उसके बाद लीड टू डिलेज इन कंपनसेशन। अब इसके लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ बिजनेस गेट्स अ यूनिक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है और लीगली कलेक्ट एंड पे जीएसटी। तो अगर लीगली हमें जीएसटी कलेक्ट करने किसी बिजनेस को पे करना है, तो उसके लिए जीएसटी आईएन की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। इट इज़ मैंडेटरी फॉर बिजनेस क्रॉसिंग टर्नओवर थ्रेशोल्ड और इन्वॉल्व इन इंटरस्टेट सप्लाईज। तो ये मैंडेटरी होता है काफ़ी सारे बिजनेस के लिए, तो एक सर्टेन टर्नओवर कर लें, उसके बाद ये इन्वॉल्व हो इंटर स्टेट सप्लाईज करने में इन्वॉल्व हो, उनके लिए मैंडेटरी है। हु नीड्स टू रजिस्टर, तो ये रजिस्टर किनको करना चाहिए, किनको करना पड़ेगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। अगर हम गुड सप्लायर्स हैं कोई और 40 लाख से ज़्यादा का अगर रेवेन्यू होता है तो उसमें कंपलसरी हो जाएगा गुड्स के लिए, और नॉर्थ ईस्ट हो गया हिल स्टेट्स के लिए दैट इज़ हाफ ऑफ इट 20 लाख। बाकी जो है सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए जो कंपनीज करती हैं उनमें 20 लाख का रेवेन्यू हुआ तो तब करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए 10 लाख। कैजुअल टैक्स पेबल पर्सन हो गए तो उसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। इवन तो जो कैजुअल टैक्सेबल लोग होते हैं तो उनमें ऐसा कुछ नहीं है, उनमें कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। ई कॉमर्स सेलर, अगर आप ई कॉमर्स में तो कंपलसरी है ही, ई कॉमर्स में आप 1 रुपये की सेल करो तब भी कंपलसरी। इंटरस्टेट सप्लायर्स हो गए तो नो थ्रेशोल्ड, इसके अंदर भी कोई थ्रेशोल्ड नहीं इंटरस्टेट सप्लायर्स के लिए। अब बात करते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो अगर कोई बिजनेस है कोई इस कैटेगरी में फॉल भी नहीं करता तो एनी बिजनेस कैन रजिस्टर इवन इफ नॉट इन द अबव थ्रेशोल्ड। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फोटोग्राफ ऑफ प्रमोटर, फोटोग्राफ तो ओनर है उसकी फोटोग्राफ। अब टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन होते हैं, नॉर्मल टैक्स पेयर करता है, कॉम्पोजिशन स्कीम होती है, कैजुअल टैक्स पेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्स पे। तो ये रेगुलर बिजनेसेस करते हैं, ये वाले नॉर्मल टैक्स पे जो होते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम होते हैं, इसमें कुछ होते हैं अंडर 1.5 का अगर टर्न हुआ तो कॉम्पोजिशन हो गया। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, टेम्प्रेरी स्टॉल होते हैं जो 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है। उसके बाद नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स होते हैं जो कि इंडिया में नहीं होते हैं, तो फॉरेन बिजनेसेस सप्लाइंग टू इंडिया तो वो हो जाते हैं नॉन रेजिडेंट। पेनल्टी अगर हमने थोड़ा लेट किया इसको भरने में तो 100 रुपये पर डे, मैक्सिमम 5,000 रुपये तक हो जाएगा, मतलब 50 दिन तक फ़ाइन लगेगा, उसके बाद फ़ाइन नहीं लगेगा। इंटरेस्ट 18% पर एनम होते हैं अनपेड टैक्स पे, तो इंटरेस्ट आपका 18% बनेगा जो अपने टैक्स पे नहीं करा, तो ये पेनल्टी होगी ऐड ऑन होके। बिजनेसेस में कैंसिलेशन भी फेल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में अब इन डेप्थ में प्रोसेस के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो फिलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटी रेगुलर REG1 पार्ट ए, तो जो जीएसटी का फॉर्म है REG पार्ट 01 सबसे पहले इसको भरना पड़ता है। एवरी पर्सन रिक्वायर्स टू रजिस्टर अंडर जीएसटी एक्सेप्ट स्पेसिफिक कैटेगरीज हो गई, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज वगैरह वगैरह को हटा दें, तो सबको जीएसटी में कंपलसरी है जीएसटी में रजिस्टर करना। तो उसके लिए फॉर्म होता है फॉरेन सर्विस में मस्ट फर्स्ट कंप्लीट। तो सबसे पहले स्टेप है पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST REG01 ऑन द ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल। तो जीएसटी पोर्टल में मिल जाता है, तो उसमें कंपलसरी है सबसे पहले बनना। अब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे SCZ हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गए, मस्ट फाइल अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर HSCG। तो जो हर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट है उनको स्पेशली अपने अलग से एप्लीकेशन बननी होती है।
एंड इम्पोर्ट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेपरेट ISD रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। इन लोगों के लिए भी अगर इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो इनको भी इम्पोर्ट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं अगर, तो इनको भी अलग से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन होता है GST.gov.in और ऑफलाइन होता है थ्रू द फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, सेटअप गवर्नमेंट में कई आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पैन, मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन। तो जब हमने फॉर्म भर दिया उसके बाद क्या होता है, पैन चेक होता है कि वेरीफाई करते हैं कि हम ही हैं जो भर रहे हैं रियलिटी में। मोबाइल और ईमेल का OTP भी मिलता है तो इंश्योर करने के लिए कि कोई फेक रजिस्ट्रेशन ना हो रहे हो। देन टेम्पोरेरी रेफरेंस नंबर TRN जनरेट होता है। जब पैन, मोबाइल और ईमेल वेरीफाई होती है तो GST पोर्टल क्या करते हैं, TRN देते हैं हमको। तो TRN इज सेंड टू मोबाइल पे हमारे भेज देता है। तो बाकी अब इसके बाद पार्ट B होता है फॉर्म को भरने के लिए, जिसके लिए TRN की यूज़फुल होता है वो। अब ऐसे पार्ट भी है, नाउ लॉग इन विद योर TRN ID। अब जैसे GST REG01 का पार्ट भी जब हम भरते हैं तो उसमें TRN लगता है। तो TRN हम डाल देंगे तो फिल द डिटेल बिजनेस इन्फॉर्मेशन पार्ट भी इंक्लूडिंग बिजनेस एड्रेस, बिजनेस के एड्रेस हो गए, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गए, प्रोप्राइटर पार्टनर डायरेक्टर डिटेल्स हो गई, यही सब उसके अंदर भर देने का। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स नीडेड, प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फोटोग्राफ हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद फॉर्म को साइन करना है, तो ऑनलाइन भी साइन किया जा सकता है इसको। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो फॉर्म GST REG02 जब ये सबमिट हो जाएगा यू विल गेट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट, लाइक रिसीप्ट मिलेगी हमको फॉर्म GST REG02 में। तो उसका मतलब हो गया कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है। स्पेशल केस हो गया। उसके बाद बात करें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का स्पेशल केस है। इफ़ यू आर टेम्पोरेरी सेलर हो गया, जैसे हम किसी स्टॉल में लगा रहे हैं, यू मस्ट गेट अ टेम्पोरेरी TRN। तो अगर कोई टेम्पोरेरी सेलर है है तो उसको टेम्पोरेरी TRN लेने का। उसके बाद पे एडवांस GST। तो GST क्या होता है, डेट से बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड सेल्स, क्या एक्सपेक्टेड सेल्स होंगे उस बेसिस पे कर दे। उसके बाद ये हो गया 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है ये हमारी रजिस्ट्रेशन। तो फाइनल स्टेप क्या होता है, GST IN अलॉटमेंट। इफ़ ऑल डिटेल्स आर करेक्ट योर GST IN 15 डेट का नंबर होता है, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इज इशूड विद इन 3 to 7 डेज। तो 3 to 7 डेज में इशू होता है। यू विल गेट इट बाय SMS एंड ईमेल। तो SMS एंड ईमेल के थ्रू में मिल जाता है। तो ये आपका फुल प्रोसेस था। मेनली एक्नॉलेजमेंट जो मिल जाती है उसके बाद आप ये मान के चलो कि हमारा स्टेप है फाइनल स्टेप, दैट इज GST IN अलॉटमेंट। उसके बाद अब फाइनली बात करते हैं GST में किन किन चीज़ों के एक्सेप्शन है। एग्जाम्पशन में बात करें, पहली कैटेगरी फूड एंड एसेंशियल में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ये सब हो गए। तो इन सब के अंदर 0% GST चार्ज होता है। एंड कंडीशन एग्जाम्पशन लाइक ब्रांडेड सीरियल्स। तो ब्रांडेड सीरियल्स होते हैं ना, ये भी इन्हीं कैटेगरी में, बट ब्रांडेड करके अगर इनमें बेचें तो 5% GST पे करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पशन हो गई। अब एजुकेशन हो गया, एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस में ये सब हो गए, तो वहाँ पे तो GST लगता नहीं। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है पढ़ाने का काम करते हैं तो वहाँ पे 18% GST लगेगा। अब हेल्थ केयर की होगा, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल वगैरह, तो कुछ जहाँ पे GST लगता नहीं। बट अगर कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है तो उस पर 18% GST लगेगा। तो अगर एग्रीकल्चर में बात करें, फ्रेश फार्म प्रोड्यूस हो गया जो सोल्ड बाय फार्मर्स होता है, इस पर तो कोई GST नहीं है। बट प्रोसेस फूड जो होते हैं उसमें 5 से 12% GST। सीधा फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करें, लोन वगैरह पे कोई GST नहीं है। बैंकिंग वगैरह पे 18% है, बैंकिंग सर्विसेज जो है उसको अवेल करने के लिए। और ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो एयर ट्रैवल में 5 to 12% GST है। और उसके बाद रेल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पे हम बात करें कोई GST है ही नहीं, और एयर ट्रैवल में 5 to 12% है। एक्सपोर्ट सप्लाईज हो गई, ऑल एक्सपोर्ट्स मस्ट कंप्लाई विद एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट रूल से कंप्लाई करते हैं तब थोड़ा बहुत टैक्स लग सकता है, अगर नहीं वही है। उसके बाद बात करें स्मॉल बिजनेसेस, कॉम्पोजिशन स्कीम्स 1 से 5% GST होता है। अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ है, 75 लाख फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। उसके बाकी मिसलिनियस है वगैरह वगैरह, आप एक बार रीड कर लेना उसको। उसके बाद है फाइनल ही अब हमारे पास है लास्ट टॉपिक, यही है। उसके बाद यही है वाई एग्जाम्पशन एग्जिस्ट अंडर GST। तो सोशल वेलफेयर हो गया, टू एंश्योर अफोर्डेबिलिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज लाइक फूड, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर द जनरल पब्लिक। तो हेल्प करता है मेंटेन करने में इक्विटी के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट हो गया सपोर्ट ऑफ फार्मर्स एंड SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए हो गया, और फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए होता है। एनकरेज करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर लो इनकम अर्नर्स, ताकि अगर GST कम होगा तो लोग ऑब्वियसली बात है ज़्यादा खरीदेंगे, तो उसमें GST कम भी लगेगा और सेल भी थोड़ी ज़्यादा उनकी हो जाएगी। अगर तो वही है, तो उनको एनकरेज करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इनके। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट्स एक्सपोर्ट्स थ्रू जीरो रेटेड सप्लाईज मेकिंग इंडिया गुड्स मोर कम्पिटिटिव ग्लोबली। जब एक्सपोर्ट जो होते हैं उसमें कम GST होता है या फिर नहीं होता GST, ताकि उससे
जो एक्सपोर्ट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और इंडिया से ज़्यादा सामान बाहर जाए और ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया में आए। नेक्स्ट इज एनकरेजेस फॉरेन ट्रेड एंड सपोर्ट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। फॉरेन ट्रेड को भी करता है कि एनकरेज करे फॉरेन ट्रेड करें। उसके बाद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बनाए ताकि इंडिया में सामान बनेगा और उस पर फिर अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल यही आपका था यूनिट 1। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड इफ़ यू नीड, अगर आपकी कोई सी भी क्वेरी थी इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।